हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सभी संग्रह समुच्चय नहीं हो सकते, जबकि सभी समुच्चय संग्रह होते हैं। केवल वह संग्रह जो सुपरिभाषित हो समुच्चय कहलाते हैं। अब संग्रह को सुपरिभाषित होने के लिए दो शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये थी कि जो संग्रह है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो बच्चों, इसमें पूछा गया है कि हमें ये जो प्रश्न में जो इसके पहले क्वेश्चन के जो 9 पार्ट दिए गए हैं, हमें इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है, और साथ में हमें उसका कारण भी बताना है। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं इसका। सबसे पहले पार्ट में कहा गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसने पूछा है कि ऐसे महीनों का संग्रह समुच्चय है या नहीं जो महीने जैसे शुरू होते हो। तो अब हम देखते हैं जैसे शुरू होने वाले महीने कौन कौन से हैं। तो जैसे शुरू होने वाले महीने हैं जैसे जनवरी, जून और जुलाई। तो बच्चों, अगर मैं किसी आदमी से, किसी भी व्यक्ति से ये पूछूं कि जैसे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह बताओ, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर जनवरी, जून और जुलाई होगा। अगर हम किसी और से पूछें तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर भी यही होगा। ठीक, अगर आप इस जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम किसी भी व्यक्ति से पूछो, किसी भी व्यक्ति से, सभी का आंसर एक ही होगा। तो इससे पता चल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं है, इसलिए क्या है? ये समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय क्यों है? क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष है के महीने हैं, सभी महीने हैं, इनका संग्रह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट इसका कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर जो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह पूछा आपने, तो अगर भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के बारे में पूछा जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताओ, तो आपका आंसर कुछ और होगा। अगर मैं मेरे हिसाब से जो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक होंगे वो कोई और से होंगे, किसी और से पूछोगे तो वो उसका आंसर कुछ और हो सकता है। जरूरी नहीं है अगर मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद जो है प्रतिभाशाली लेखक है, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी प्रतिभाशाली लेखक हो और किसी दूसरे के लिए भी प्रतिभाशाली लेखक हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये संग्रह नहीं है। ठीक, अब दूसरे देखते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अगर हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह देखते हैं तो ये भी जैसे लेखकों का था वैसे ये भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए सचिन जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो, किसी के लिए धोनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो। ठीक, तो यानी कि जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह संग्रह नहीं है। दूसरा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अगर हम क्लास 11th के यानी कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह जो है अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये सभी के लिए एक ही होगा? ठीक, तो इसलिए क्या है? संग्रह है। ठीक है, दूसरा 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अगर हम 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं की बात करें, अगर किसी से भी पूछें कि 100 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वो 1 से लेकर 99 तक की बताओ। किसी से भी पूछ लो, सभी का आंसर एक ही रहेगा। तो यानी कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं है, सभी के लिए क्या है? एक समान है, इसलिए समुच्चय है। अब दूसरा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे थे उनका जो संग्रह है वो समुच्चय है या नहीं। तो अगर हम बात करें जैसे
गोदान, अगर हम ये गोदान की बात करें, अगर कोई ये कहे कि गोदान जो है, गोदान तुलसीदास ने लिखा था, तो क्या है, गलत है। ठीक, क्योंकि गोदान किसने लिखा था, प्रेमचंद ने लिखा था। इसी तरीके से मतलब जो इसके इनके उपन्यास हैं, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो उपन्यास हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये भी सभी व्यक्तियों के लिए एक ही आंसर होगा इसका। ठीक, तो इसलिए ये भी समुच्चय है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यासों का संग्रह है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा है। ठीक, दूसरा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का अगर संग्रह की बात करें तो जो सभी के लिए समपूर्णांक जो है एक जैसे होंगे। ठीक, अगर हम समपूर्णांक की बात करें किसी से भी तो कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, क्योंकि सम की बात करी। ठीक, तो ये क्या होगा, ये भी सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अगर हम इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह करें तो वो भी क्या होगा, वो भी सभी के लिए एक जैसा होगा। ठीक, वो भी सभी के लिए एक समान होगा, यानी कि ये भी एक समुच्चय है। दूसरा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये देखते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर किसी आदमी के लिए शेर जो है विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर है, तो जरूरी नहीं है कि ये भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर हो। क्योंकि अगर आपने दुबई वगैरह में देखा हो तो दुबई वगैरह में जो लोग हैं वो शेरों को पालते हैं। ठीक, तो उनके लिए तो खतरनाक जानवर नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है किसी के लिए कुत्ता खतरनाक जानवर हो सकता है किसी के लिए कुत्ता खतरनाक जानवर हो, किसी को कुत्ते से डर लगता हो, लेकिन क्या है, और ये कुत्ता जो है हो सकता है किसी दूसरे के लिए खतरनाक जानवर ना हो, क्योंकि कुत्ते को लोग पालते भी हैं, जो पालते हैं तो उनके लिए खतरनाक जानवर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, मान लीजिए A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा बरिए। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है 5, सेकंड है 3rd है 4th है 5th और 6th है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दिया है कि मान लीजिए A बराबर, यानी कि एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। ठीक, तो हमें क्या कहा है इसने कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भरिए। तो बच्चों जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने उसमें देखा था कि अगर कोई वस्तु A समुच्चय है अगर कोई वस्तु A अवयव है समुच्चय A का, ठीक, तो उसमें हम भरते थे
ये एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, जिसे हिंदी में जिसका अर्थ है सदस्य है, या इंग्लिश में इसे कहते हैं बिलोंग टू। और अगर कोई वस्तु ए अवयव नहीं है ए का, तो उसे हम बताते ऐसे, और इसका अर्थ, इसका हिंदी में मतलब है सदस्य नहीं है या नॉट बिलोंग टू। तो इसे पढ़ते थे कैसे, इसे ऐसे पढ़ते थे कि ए सदस्य है समुच्चय ए का, ए सदस्य नहीं है समुच्चय ए का, या ए बिलोंग टू ए, या ए नॉट बिलोंग टू ए। ठीक, तो ऐसे था। अब इसमें देखते हैं कि कैसे ये अवयव है इसका या नहीं। तो अगर हम देखें तो इसके अवयव देख के ए के जो ये समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो है 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसमें से देखते हैं कि जो 5 है, 5 समुच्चय ए के अवयव में है या नहीं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 5 जो है समुच्चय ए के अवयव में है। तो जब अवयव में है तो एप्सिलॉन आना चाहिए, तो हम बोल देंगे बिलोंग टू। तो अब 8 अगर हम इसमें देखते हैं तो 8 इसके अवयव में नहीं है। तो जब 8 इसके अवयव में नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट बिलोंग टू। 0 अगर हम देखें तो 0 भी इसके अवयव में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट बिलोंग टू। अगर 4 देखें तो 4 इसके अवयव में है तो इट इज बिलोंग टू। और अगर 2 की बात करें तो 2 इसके अवयव में है तो बिलोंग टू। 10 इसके अवयव में नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग टू। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी कि जो आपको समुच्चय दिए गए हैं ये समुच्चय निर्माण रूप में है, आपको इन्हें रोस्टर रूप में लिखना है। तो अब हम देखते हैं इन्हें रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला दिया हुआ है कि ए समुच्चय ए है सब। ठीक, ए जो है एक समुच्चय है जो क्या है, समुच्चय एक्स का, सभी समुच्चय एक्स का एक समुच्चय है जहाँ एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, x क्या है, एक पूर्णांक है, और x इस तरीके से है कि जो x है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो अब देखते हैं कैसे लिखेंगे इसके। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे a बराबर हो जाएगा -3 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, हम यहाँ पे 6 तक लिखे हैं क्योंकि जो x का मान है वो 7 से कम, 7 से तो छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है। तो हमने यहाँ पे जो इसकी वैल्यू लिखी समुच्चय की, समुच्चय को जब रोस्टर में लिखा तो हमने क्या लिखा, यहाँ से -2 जो है, माइनस की जो वैल्यू है, माइनस की छोटी वैल्यू माइनस की बड़ी वैल्यू से बड़ी होती है, क्योंकि -3 बड़ा है और -2 छोटा है, तो इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक, तो हम यहाँ से -2 से लेके 6 तक हमने लिखा, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरे का वो देखते हैं क्या होगा। दूसरे में क्या क्या है इसमें, दूसरे में क्या है कि सब समुच्चय है सभी x का, b समुच्चय है सभी x का जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ठीक, जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से प्रारंभ होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसने कहा है कि x जो b है, b ऐसी संख्याओं का समुच्चय है, ऐसी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो 6 से कम है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तो आपको गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट का उत्तर देखते हैं क्या होगा। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि जो C है, C समुच्चय है सभी x का जहां x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब ऐसी 2 अंकों की ऐसी संख्या, आपको पता होगा 2 अंकों की संख्या, सबसे पहली संख्या 2 अंकों की कौन सी है, 10। ठीक, जिसमें 2 अंक आ रहे हो, और जब हम इन 2 अंक को जोड़ते हैं तो उसका योगफल कितना आता है, 8। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो, सबसे पहले कौन सी संख्या होगी ऐसी, सबसे पहली जो संख्या है वो होगी 17। 17 के बाद कौन सी हो सकती है, 26। देखो इधर बढ़ाते रहो
जहाँ एक है, इधर से एक निकालते रहो, इधर बढ़ाते रहो, और इधर से एक घटाते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे एक बढ़ा दिया 2 और इधर एक घटा दिया 6। अब मैं यहाँ पे एक बढ़ा दूँ 3, तो इधर एक घटा दूँ 6 की जगह पे 5। ठीक है, अब इधर में एक बढ़ा दिया तो इधर से मैं एक घटा देता हूँ 4। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर एक बढ़ा दिया और इधर से हमने एक घटा दिया 53। दूसरी कौन सी हो जाएगी 62, और कौन सी हो जाएगी 62 के बाद 61 और 80। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट का जो उत्तर है वो देखते हैं क्या है। अगर आप ऐसे इसमें देखोगे तो इसमें 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और 8 प्लस 0 8। ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है कि डी समुच्चय है सभी x का, जहां x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 6 की भाजक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं संख्या 6 की भाजक कौन कौन से होंगे। एक भी संख्या 6 का भाजक है, एक भी संख्या 6 का भाजक है, 2 भी इसका भाजक है, 3 भी, 4 भी, ठीक, और 5 6, ठीक, 10 12 15 20 30 60, ये सभी के सभी संख्या 6 के भाजक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसने क्या कहा है कि समुच्चय ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जो अभाज्य संख्या हो और 60 की भाजक हो। तो हम इसमें देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अगर हम देखें तो अभाज्य संख्या में सबसे पहली बात, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता। ठीक है, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, बाकी इनमें से और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो अभाज्य संख्या होती है कौन सी है, पहले तो आप ये जान लो। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो अपने आप से भाग होती हो या फिर 1 से भाग होती है, यानी कि जिसके 2 गुणनखंड हो, या तो वो संख्या स्वयं अपने आप की गुणनखंड हो या 1 उसका गुणनखंड हो, इनके अलावा कोई दूसरी संख्या उनका गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है आपके पास 2 3 5। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया है कि ट्राइगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो बच्चों अगर आपने देखा होगा जो समुच्चय वो रोस्टर रूप में लिखने के मैंने आपको कुछ नियम बताए थे। उसमें था कि पहले तो सभी जो अवयव हैं उन्हें सूचीबद्ध कर लेंगे। सूचीबद्ध करने के बाद फिर हमें उन्हें क्या करेंगे, सभी को एक दूसरे से कोमा के द्वारा अलग अलग करेंगे, फिर उसे मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि समुच्चय जो रोस्टर रूप में हम समुच्चय लिखते हैं इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। जो सबसे लास्ट का पॉइंट मैंने आपको बताया था उसमें लिखवाया था मैंने आपको कि किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक, तो वही नियम यहाँ पे लगाना आपको लास्ट वाला। तो अगर हम इसमें इसके जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखते हैं हम रोस्टर रूप में, तो इसमें P R I G O N। ठीक, अब हम O दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम O लिख चुके हैं। ठीक, अब M, अब M देख, M हो गया। E पहले तो नहीं आया, नहीं, E T हम पहले लिख चुके, R हम पहले लिख चुके, अब आ जाएगा Y। ठीक है, अब इसमें लास्ट पार्ट रह जाता है आपका, वो भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट रह जाता है जिसमें कहा गया है, कि F BETTER बेटर शब्द के
सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी कि जो f है, f बेटर शब्द के में जितने भी अक्षर हैं उन सभी का समुच्चय है। तो अब इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम, देखो इसमें सिर्फ वही रूल वही नियम लगेगा जो ट्राइगोनोमेट्री में था कि किसी भी अवयव को हम दो बार नहीं लिखेंगे। तो हमने लिखा बी ई टी, टी हम एक बार लिख चुके तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ई हम एक बार लिख चुके तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो बी टी हमने लिख दिया, तो अब रह गया आर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों।